नमस्कार हिंदी के प्रिय छात्र और छात्राओं, मैं डॉक्टर पलाशी विश्वास आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य का सरल अध्ययन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्र और छात्राओं, आज हम इस वीडियो में पहाड़ी कथाकार एस.आर. हरनोट द्वारा रचित एक पहाड़ी स्त्री के संघर्ष की कथा पर आधारित एक कहानी भागा देवी का चाय घर कहानी की मूल संवेदना को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भागा देवी का चाय घर पर्यावरण संरक्षण पर आधारित एक विचार प्रधान कहानी है। इसमें भागा देवी के माध्यम से पहाड़ी स्त्रियों के संघर्षशील जीवन का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत कहानी के अध्ययन के उपरांत ये कहा जा सकता है कि पहाड़ और पहाड़ी लोगों का जीवन सौंदर्यपूर्ण है। पहाड़ी लोग प्रकृति के प्रति संवेदनशील हैं। प्रकृति के साथ उनका अनोखा रिश्ता होता है। ये लोग पहाड़ी पर्यावरण और उसके सौंदर्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये लोग जंगलों के साथ क्रूरता से व्यवहार नहीं करते हैं। कोई स्वार्थ या व्यापार की भावना उनमें नहीं होती है, बल्कि ये पहाड़ी लोग इन जंगलों से अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करता है। बुरांश के फूल तोड़ लेते हैं, काफल चुग लेते हैं, 2 जून रोटी पकाने के लिए चूल्हा भर लकड़ियाँ निकाल लेते हैं, अपनी गाय भैंसों के लिए पत्तियाँ सहज लेते हैं, घास काट लेते हैं और चरांदों में भेड़ बकरियाँ और पशु चुगा लेते हैं। दाल रोटी चलाने के लिए गुच्छियाँ तलाश लेते हैं, अपनी खच्चरों के साथ पहाड़ी के उस पार आवाजाही कर लेते हैं। औरतें पगडंडियों के किसी कोने में घास की गठिया सिर से उतारकर पल दो पल किसी पेड़ की छांव में बैठकर सुस्ता लेती हैं, अपने सुख दुख लगा लेती हैं, गंगा झूरी गा लेती है। लेकिन बाजारीकरण की इस दौर में जब से मल्टीनेशनल कंपनियों की नज़र इन पहाड़ों पर पड़ा, तब से इन पहाड़ों और पहाड़ी लोगों की सौंदर्य को बुरी तरह से प्रभावित किया है। प्रस्तुत कहानी के केंद्र में एक चाय की दुकान और उस दुकान को चलाने वाली एक पहाड़ी स्त्री भागा देवी है। ये चाय की दुकान समुद्र तल से 11,500 फुट ऊंचाई पर है, जहां पर आए दिन नेता, सरकारी अधिकारी, कंपनी के कर्मचारी और सैलानियों का आना जाना रहता है। लेखक ने लिखा है, इस चाय की दुकान में बैठकर चुपचाप उस क्षेत्र की खरीद फरोख्त हो रहा है। भागा देवी की चाय घर तो एक पड़ाव मात्र है, मंजिल तो कहीं और है। उसके रास्ते झील, मंदिर और घने जंगल से होते हुए शिखरों तक पहुंचते हैं। इसमें सबसे खतरा मल्टीनेशनल कंपनियों के कर्मचारियों से हैं, जिनका आना जाना आजकल बढ़ गया है। आज के बाजारीकरण के दौर में सब कुछ खरीदी बेची जा रही है। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो बाजारीकरण से मुक्त हो। आज सब कुछ बिकता है। बाजारवाद के चंगुल में आज वे पहाड़, जंगल और पहाड़ी लोग भी आ गए हैं जो युगों युगों से मुक्त थे। इन पहाड़ों जंगलों का सौंदर्य जितना रम्य होता है, वैसा ही इन पहाड़ी लोगों का जीवन भी सुंदर होता है। लेकिन आज बाहरी घुसपैठियों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए इन पहाड़ों, जंगलों तथा पहाड़ी लोगों के जीवन को असुंदर बना डाला है। प्रस्तुत कहानी में भागा देवी के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे संघर्षशील पहाड़ी स्त्री के संघर्ष का चित्रण किया है जो पहाड़, जंगल और पहाड़ी लोगों के सौंदर्य के तथा पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयत्नरत है और पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज के शक्तिशाली वर्ग से लड़ जाती हैं। भागा देवी बाजारीकरण का विरोध करती हैं। इस बात पर उसे परेशान किया जाता है, लेकिन वह उनका डटकर विरोध करती है। उसे प्रलोभन भी दिया जाता है, लेकिन वह नकार देती हैं और एक सच्चे प्रकृति पुत्री होने का कर्तव्य निभाती है। लेखक ने प्रस्तुत कहानी में जंगलों की अवैध रूप से होने वाली कटाई, पेड़ों की तस्करी, पशुओं की तस्करी, सरकारी परियोजना के तहत होने वाले हानियों का चित्रण किया है। परियोजनाओं के नाम पर पहाड़ पर
बहने वाली सतलुज और व्यास नदियों के पानी को रोका जाता है। जो नदियां अपनी निजी गति में बहती हैं, उस गति को रोककर बांध बना दिए जाते हैं। निजी कंपनियों के लोगों के साथ कई नेता और अफसर जैसे इन्हें जगह जगह पर रोक रोक कर जमीन दोज करने के लिए व्याकुल रहते हैं। जब वे पकड़ी जाती है तो खूंखार मशीनें उन्हें पीस पीस कर ऐसे तड़पाती हैं कि उनके भयावह गर्जनाओं से पहाड़ दहल जाते हैं। छोटी बड़ी परियोजनाओं के भारी भरकम बोझों से वे थकी हारी घाटियों के बीच अधमरी सी सोई दिखती हैं। कभी जागती है तो उनका आक्रोश आसमान पर होता है। वे अपने प्रतिबंधों को भारी उफान से तोड़ती चलती हैं और उनके रास्ते जो भी आए उसे लील लेती हैं, अर्थात भयंकर बाढ़ का रूप ले लेती हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कें निकल रही हैं। जहां पगडंडियां हुआ करती थी, आज वहां पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं। उन पर गैंती, झब्बल और फरिवे से काम करते कामगार नहीं हैं। उनके मेट और उपमेट नहीं हैं, बल्कि उनके स्थान पर लंबी लंबी गर्दनों वाले डायनासोरों की तरह आधुनिक मशीनें, बुलडोजर और पैने दांत वाले आ रहे हैं, जो पल भर में जंगलों, पेड़ों, खेतों और घासड़ियों को निगलते और उनकी छातियों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वे जहां भी अपना मुंह मारते हैं, जमीन ऐसे उगाड़ती है मानो बाघों ने किसी गाय या भैंस के शरीर चीर दिए हों। बीच बीच में जब डायनामाइटों के धमाके होते हैं तो पहाड़ दहाड़ते चीखते हुए बिखर जाते हैं। उनके तीव्र धमाकों से जंगल, जानवर और गांव सहम जाते हैं। भागा देवी का चाय घर किसी सड़क किनारे या बाजार में नहीं है। वह गांव से बहुत दूर एक निर्जन जगह पर है, शांत और एकांत में है, वीरान और बिहड़ में है। ये दुकान विशाल चट्टानों से सनी है और अनगढ़े पत्थरों को चीन कर बनाई गई है। इसमें 2 कमरे हैं। आगे वाला कमरा दुकान के लिए और पीछे वाला कमरा भट्टी और रसोई के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दुकान के पीछे की ओर छोटा सा एक दरवाजा है, जिससे पहाड़ी के भीतर बनी एक गुफा में घुसा जा सकता है। चाय घर के आंगन में 7 प्लास्टिक की मेजें हैं। सभी के साथ 2-2 कुर्सियां रखी हैं। मौसम अच्छा हो तो लोग बाहर बैठना पसंद करते हैं और खराब होने पर कुर्सियां भीतर ले ली जाती हैं। दुकान के सामने और दोनों तरफ वाले हिस्सों में 3 हिदायती कागज के बोर्ड लगे हैं, जिन्हें कापियों के गत्तों पर चिपका रखा है, जो शायद बच्चों ने लिखा है, जिनमें लिखा था खाने की चीजों के लिफाफे और बचा हुआ कचरा डस्टबिन में डालें। दूसरे पर लिखा है बीड़ी सिगरेट के टूटे टर्रे में डालें, अर्थात ट्रे में डालें। तीसरी हिदायत दारूबाजों के लिए है, कृपया शराब न पिए और प्लास्टिक की खाली बोतलें कूड़ेदानी में ही डालें। प्रवेश द्वार पर जो बोर्ड चिपका है उसे काले, लाल और हरे स्केच पेनों से गत्ते पर सफ़ेद कागज पर चिपका कर लिखा गया है चाय घर। इसके साथ चाय का रेट लिखा है चाय 10 रुपये, अर्थात यहाँ पर हम देशी भाषा का प्रयोग देख सकते हैं। इन हिदायतों के बावजूद लोग जहाँ तहाँ बीड़ी के अधजले टुकड़े और चीज़ों को खा पीकर जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। भागा देवी उन पढ़े लिखे लोगों से खींचती है और अंदर से हिदायत देती जाती हैं, लेकिन अधिकतर लोग अनसुना कर देते हैं। वे कई बार हैरान होती हैं कि विदेशी पर्यटक जो केवल घूमने के लिए वहां आते हैं, वे खाली लिफाफों और बोतलों को कूड़ादान में ही डालते हैं, बीड़ी सिगरेट बुझाकर राखदानी में फेंकते हैं और चाय का भुगतान करते समय विनम्रता से देते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों में वे अदब और विनम्रता कहीं नहीं दिखती हैं। कहानी में जगह जगह पर पहाड़ों की सुंदरता का चित्रण किया गया है। चाय घर के आगे पेड़ों के मध्य विशाल झील है। उसके किनारे बूढ़ी नागिन का एक मंदिर है। झील और बूढ़ी नागिन का रिश्ता सदियों पुराना है। पहाड़ी शैली में बने इस मंदिर की ढलवा छतें स्लेट से छवाई गई हैं। गर्भगृह के भीतर बूढ़ी नागिन माँ की पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। वह 9 गांवों की माँ मानी जाती है।
बाहर चारों तरफ खुला बरामदा है। इस स्थल का सौंदर्य देखते ही बनता है। झील की अलौकिकता अचंभित कर देती है। आर पार की ऊंची पहाड़ियों पर कतारों में बान के वृक्ष ऐसे लगते हैं मानो गांव की औरतें झुंडों में बैठी लोकगीत गा रही हो। इसी झील की अद्भुत और दैविक आकर्षण की वजह से वर्ष भर हजारों सैलानी यहाँ आते जाते हैं। चारों ओर दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ हरे वनों से सजी धजी रहती हैं। बर्फ से ढके इनके शिखरों का अप्रतिम बांकपन सभी को अपनी ओर खींचे रखता है। लेकिन जब से बाहरी दुनिया के लोग इस जगह पर आने लगे हैं, तब से यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को हानि पहुंचा रही हैं। वे जहाँ बैठते खाते हैं वही खाली बोतलें और लिफाफे फेंक देते हैं। प्रकृति पर्यटकों के लिए एक विशाल मंच है, जहाँ वे उसके अभिभूत कर देने वाले सौंदर्य का मंचन देखते हैं, पैसे चुकाते हैं और घर लौट जाते हैं। पहाड़, नदी, झरने, झीलें, जंगल, वहाँ के आदमी और जानवर उनके लिए उस मंच के किरदार भरे हैं। भागा देवी जो यहीं पर खेलकर बड़ी हुई हैं, वहाँ के कण कण से परिचित हैं। सैलानियों द्वारा फैलाई जाने वाली कूड़ा कचरा से परेशान हैं, इसलिए वह सुबह शाम चाय घर से लेकर झील और मंदिर तक फैला कचरा साफ कर लेती हैं। बचपन में वह जब बूढ़ी नागिन मंदिर के आंगन में खेला करती थी तो देखा करती थी कि एक आभी नामक पक्षी जब भी झील के पानी में कोई घास का टुकड़ा गिरता तो उसे उठा ले जाती थी। लेकिन जब से वहां पर सैलानियों की भीड़ आने लगी है, तब से उन पक्षियों ने अपना समय बदल लिया है। अब वे शाम के वक्त आया करती है जब सैलानी वहां पर नहीं रहते हैं। इस प्रकार भागा देवी उन आभी पक्षियों की तरह प्रकृति को स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाती हैं। प्रस्तुत कहानी में पहाड़ों, जंगलों में हो रहे गैरकानूनी धंधों का भी खुलासा हुआ है, जिनमें नेता, पुलिस, कंपनी के कर्मचारी, वन विभाग के अधिकारी, जंगल के ठेकेदार और स्थानीय गरीब बेरोजगारों की मिलीभगत से संपन्न होती हैं। भागा देवी के पति बालेराम हैं। भागा देवी की शादी 8वीं कक्षा में ही हो गई थी। तब बालेराम 9वीं कक्षा में पढ़ता था। बालेराम पहले एक ईमानदार व्यक्ति था, मेहनत मजूरी करके घर चलाता था। धीरे धीरे वो पेड़ काटने का काम शुरू करता है और जल्द ही पेड़ काटने में माहिर हो जाता है। वे जंगलायत के कुछ कर्मचारियों के संपर्क में आने पर जंगलायत में पेड़ काटने का काम शुरू करता है, लेकिन जल्द ही उसे ये पता चल जाता है कि जंगल में गैरकानूनी तौर पर जीवित पेड़ों की कटाई भी होती है और उसकी तस्करी की जाती है। बालेराम को भी कुछ पैसे, मीट तथा शराब का लालच देकर इस काम में शामिल कर लिया जाता है। इसके लिए जंगलायत के कर्मचारी बालेराम को पहाड़ी पर एक चाय की दुकान चलाने को देता है, जो पहाड़ के वीराने में होता है। यह दुकान दिन में चाय की दुकान का काम करती थी और रात में उस दुकान में गैर कानूनी तरीके से काटे हुए लकड़ी और पशुओं के अंगों को रखने का काम करती थी। ये कहानी एक पहाड़ी स्त्री की संघर्ष को दर्शाती है। एक दुर्घटना में जब बालेराम के पैर में चोट लगती है तो वे घर पर ही रहने लगता है और अपनी पत्नी भागा देवी को चाय घर चलाने को कहता है। भागा देवी न चाहते हुए भी चाय घर चलाने को राजी होती हैं। भागा देवी एक मेहनती स्त्री है। वह अपने पति के अपाहिज बनने के बाद अपने परिवार का सहारा बनती है। भागा देवी जब पहली बार चाय घर में जाती है तो भीतर का नज़ारा देखकर दंग रह जाती हैं। जगह जगह शराब की खाली बोतलें बिखरी थी, बीड़ी सिगरेट के बुझे हुए टुकड़ों के ढेर लगे थे, नमकीन के अनगिनत खाली लिफाफे जहाँ तहाँ पड़े थे। और जब उसने ढारे के पीछे मोरों और मोनाल के पंख और उनके कटे पैर देखे तो वे भौचक रह गई। उसकी समझ आ गया था कि यहाँ चाय कम और गैर कानूनी धंधे ज़्यादा होते हैं। उसने जैसे तैसे इस दुकान की सफाई करके एक सुंदर चाय घर में तब्दील कर दी। लेकिन जंगलायत के लोग जब
देखा कि वहां अब पहले की तरह गैरकानूनी काम नहीं हो पाएगा, तब वे भागा देवी को तंग करने लगते हैं। लेकिन भागा देवी दबंगता से उनका सामना करती है और पंचायत प्रधान सुमिता, जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी और महिला आरक्षण की वजह से प्रधान चुनी गई थी, ने बालेराम की बीमारी का सहारा लेकर जंगलात महकमे के बड़े अधिकारियों से मिलकर वह जगह भागा देवी के नाम करवा देती है। तब से भागा देवी मन लगाकर काम करती हैं। वे अपने चाय घर और घर दोनों की जिम्मेदारी निभाती हैं। इसमें उसके बच्चे और सास ससुर भी उसकी मदद करते हैं। उसका घर चाय घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर नीचे नदी के पास था। रोज 10 किलोमीटर का आना जाना, सुबह शाम घर का ढेरों काम करना, चाय घर को आते हुए पीठ पर कई किलो बोझ ढोकर लाना, इस प्रकार रोजाना उसका संघर्ष चलता रहता है। प्रस्तुत कहानी में मल्टीनेशनल कंपनियों की घुसपैठ का भी चित्रण किया गया है। कुछ दिनों बाद भागा देवी का पति जब थोड़ा स्वस्थ होता है तो चाय घर तक लंगड़ाता हुआ आने लगता है। उसकी आदत अभी तक नहीं बदली थी। वह किसी न किसी से दारू भांग मंगवा लेता और नशे में धूत रहता है। जंगलात महकमे के कारकुन बालेराम के द्वारा भागा देवी को मनाने की कोशिश करते हैं ताकि पहले की तरह चाय घर में उनके गैर कानूनी धंधे जमे रहे, लेकिन भागा देवी किसी भी हाल में राजी नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर मोबाइल कंपनियों के कर्मचारी भी कुछ दिनों से चाय घर में आने लगे थे। वे इस प्रयास में थे कि उनका नेटवर्क पहाड़ों के दूर दराज इलाकों के क्षेत्रों तक पहुंचे। हर घर और हर हाथ में उनके मोबाइल हो। वे चाय घर में बैठकर अपने दूरबीनों और कुछ दूसरे यंत्रों से जंगल के ऊपरी शिखरों को निहारते और अपनी डायरियों में कुछ नोट करते रहते हैं। जंगलों के बीच जाकर जानवरों, पक्षियों और पेड़ों के चित्र खींचते और उनकी फिल्में बनाते हैं। ऊपरी धारों पर जाकर इधर उधर की जायजा लेते रहते हैं। उनके साथ उसी गांव के कुछ बेरोजगार युवा भी रहते हैं जो उनके यंत्रों दूरबीनों को उठाए रहते हैं। कुछ ही दिनों में भागा देवी के चाय घर के पास बड़े बड़े खंभे और छतरियां जमा होने लगती हैं और बहुत कम समय में ही वहां विशाल टावर खड़े हो जाते हैं, जिनमें अनगिनत उल्टी छतरियां टंगी दिखने लगती हैं। भागा देवी देखती है कि टावरों तक चौड़ा रास्ता बन गया है। वे पगडंडी नहीं रही है जो गांव के लोगों के पैरों लगी होती थी। उसे कंपनी वालों ने बाजारी पैरों से रौंद दिया है। वे उसी पर चलकर पहाड़ों के शिखरों तक आते जाते हैं। पर कंपनी के पांव जब से यहाँ दौड़ने लगे हैं, पगडंडियां भयाकुल रहने लगी हैं। देवदारों की व्याकुलता बढ़ी है। बान और गुरांश आतंक में रहते हैं। उनकी टोह में रहते बसे जानवर और पंछी खौफजदा हो गए हैं। भागा देवी को आश्चर्य होता है कि उसके अपने गांव, पंचायत, परगने और जिले राज्य के अधिकारी जब इन बाहरी लोगों के साथ होते हैं तो उनके पांव भी उन जैसे हो जाते हैं। उनके बूटों की थपथपाहट से झील थरथराने लगती है। बूढ़ी नागिन माँ सहमी मंदिर के गर्भगृह में निश्वास दुबक जाती है। आभिया कहीं नहीं होती। बाघिनें अपने बच्चों को समेटे चट्टानों के मध्य बनी गुफाओं में हो लेती हैं। सांभर, हिरण और घोरल का कहीं अता पता नहीं होता है। भागा देवी उन पैरों से ज्यादा पहाड़ियों के शिखरों पर गगनचुंबी टावरों से डरने लगती है। मोबाइल कंपनियों के ये टावर दूर दूर से दिखाई पड़ते हैं। सभी कंपनियां अपने अपने नेटवर्क को दुरुस्त और संचालित करने में लगे हुए हैं। भागा देवी का मोबाइल भी इसी से चलता है। मल्टीनेशनल कंपनी के लोग भागा देवी की चाय घर से प्रसन्न हैं। इस निर्जन इलाके में उसके चाय घर से खुश हैं। उसके अप्रतिम पहाड़ी सौंदर्य से अभिभूत है। उसके हाव भाव, उसकी कामकाज में स्फूर्ति उन्हें प्रभावित किया है। ये झील और वहाँ की अद्भुत सौंदर्य जैसे भागा में सिमट कर रह गया है। कंपनी के लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा पर्यटन स्थल बनकर उभर रहा है जहाँ हजारों लाखों देशी विदेशी सैलानी आ रहे हैं। वे भागा में अपने फायदे देखते हैं, लाभ देख रहे हैं, बाजार देख रहे हैं। अपने अपने प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार की अपार संभावनाएं भागा में तलाश रहे हैं। वे किसी भी हालत में भागा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन
भागा की दबंगता से वे भली भांति परिचित है और वे जानते हैं कि भागा कभी भी उनके प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए कंपनियां आपस में डील करके एक उपाय निकालते हैं और भागा के पति बालेराम को नौकरी का प्रलोभन देकर भागा को राजी करने को कहते हैं। सभी कंपनी के पास तरह तरह के पैकेज है और वे सभी उनका प्रचार करना चाहते हैं और उस निर्जन पहाड़ में भागा से अच्छा और कौन उनको मिल सकता है। इसलिए वे भागा के जरिए अपने अपने पैकेज का प्रचार करना चाहते हैं। इसीलिए सभी कंपनियां आपस में डील करते हैं और उसी डील के आधार पर बालेराम को यह दायित्व दिया जाता है कि वह भागा देवी को इस बात के लिए मनाएं कि वह दिन भर चाय बेचते हुए उनके मोबाइल और नेटवर्क का प्रचार करें। इसके लिए उनको प्रारंभ में 5 लाख सालाना का पैकेज देंगे और वर्ष दर वर्ष प्रतिशत बढ़ाते जाएंगे। बालेराम को टावरों की चौकीदारी के लिए नौकरी भी दी जाएगी, जिसके लिए प्रति माह 7,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। गरीबी में जी रहा बालेराम इनकार नहीं कर पाता है। वह भागा को इस प्रस्ताव के बारे में कहता है और राजी करने की कोशिश करता है। भागा को नौकरी वाली बात समझ में आती है, लेकिन 5 लाख रुपए वाली बात समझ नहीं आता है। बालेराम उससे बताता है कि भागा को कंपनियों द्वारा बनाए हुए एक बैनर अपने शरीर में धारण करना होगा और कंपनियों ने आपस में करार कर लिया है कि शरीर का कौन सा हिस्सा किस कंपनी का होगा। जी और ए कंपनी का बैनर छाती जैसी प्राइम लोकेशन पर होगा, बी का सिर और माथे पर, वो का पेट पर और आर कंपनी का कमर से नीचे की ओर। भागा देवी अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर सुन्न रह जाती है और अपने पति की आंखों में झांकती है तो उसकी आंखों की पुतलियों पर उसे कंपनी के लोग नाचते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसमें वे भयंकर आसुरी मुखौटे पहने हुए तांडव करते हुए नजर आता है। वे सभी भूमंडलीय बाजारी पैरों तले रौंदते हुए उन विशाल टावरों में लगी उल्टी छतरियों में पसर रहे हैं। उसे लगता है कि उसके सामने उसका पति नहीं, बाजार का कोई कुख्यात बढ़िया बैठा है जो उसका मोल भाव कर रहा है। कहानी का क्लाइमेक्स अत्यंत संवेदनशील है, जिसमें एक पहाड़ी स्त्री भागा देवी जो एक कर्मठ, ईमानदार, प्रकृति प्रेमी, कर्तव्यनिष्ठ तथा पर्यावरण संरक्षकता है, उसके द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। भागा देवी जब अपने पति से पूछती है कि तो क्या आप मुझे बेच रहे हैं, तब उसका पति उससे कहता है कि ये सौदा बुरा नहीं है भागा, दिन भर तू चाय बेचकर कितना कमा लेती है। इन कंपनियों के लिए इतना भर करके तू चाय के साथ साथ मुफ्त में इतने पैसे कमा लेगी, इसमें बुरा क्या है। तुमको अपने शरीर के ऊपर कंपनियों के आकर्षक बैनर ही तो लगाने हैं जो तुम्हारे लिए विशेष तौर पर तैयार होंगे। तुमको कुछ बोलना नहीं है, कहना नहीं है, करना नहीं है, बस चाय बेचनी है, सर्व करनी है, लोग स्वयं उन्हें देखेंगे, देखते रहेंगे। बालेराम की बातें सुनकर भागा का दिल छलनी हो जाता है। उसे लगता है कि उसके सामने अब बालेराम नहीं, मोबाइल टावर खड़े हैं, जिनकी छतरियों से विकिरणों का मायाजाल उस पर आक्रमण करने को ललायित है। भागा का बदन भट्टे की तरह तपने लगता है और पसीने से बदन तरबतर हो जाता है, लेकिन बालेराम उससे आंखें चुराए बोले ही जाता है कि तुम तो इतनी सुंदर हो कि लोगों की निगाहें तुम पर लगी ही रहती हैं। वे चाय कम और तुम्हारे शरीर को ज्यादा देखते हैं। बड़ी बड़ी छातियों के कारण ही जी और ए कंपनियों ने तुम्हारी इस उम्दा जगह को खरीदा और उनका शेयर इसलिए सबसे ज्यादा है। भागा अपने पति के मुंह से ये बातें सुनकर उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा धर देती हैं और भट्टी से जलती हुई मोटी लकड़ी हाथ में उठा लेती हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बालेराम को लगता है कि उसके सामने भागा नहीं बल्कि कोई बाघिन खड़ी है, जिसने अपना जबड़ा और पंजा शिकार के लिए आगे बढ़ा लिया है और उसके शरीर को नोच नोच कर निगल सकती हैं। बालेराम डर जाता है और लड़खड़ाता हुआ दरवाजे से बाहर निकलकर अंधेरे में कहीं गुम हो जाता है। भागा के बच्चे भी अपने माँ की इस रूप को देखकर अचंभित हो जाते हैं। तभी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ें आती हैं। भागा लालटेन लेकर दरवाजे के पास जाती है तो उसे एक सफ़ेद मादा भालू का बच्चा भीतर आने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ता है। भागा उसे उठाने से पहले बाहर का जायजा लेती हैं। भालू और बाघों की गंध महसूस करती है। वह उनकी गंध से भली भांति परिचित है।
आश्वस्त होकर उस नन्हे भालू के बच्चे को अपने गोद में उठाकर भीतर ले आती हैं। वह भली भांति जानती है कि किसी शिकारी ने फिर मादा भालू को मार दिया होगा, इसीलिए वो भालू का बच्चा अपने प्राण बचाने के लिए इस ओर आया होगा। वह भीतर दरवाज़ा बंद करके लौटती है तो उसके बच्चों के उदास चेहरे भी खिल जाते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी के माध्यम से एसआर हरनोट ने भागा देवी के माध्यम से पहाड़ी स्त्रियों के संघर्ष को भली भांति दर्शाया है। धन्यवाद।